दोस्तों, ये है अमेरिका का एक ग्राइंड हाउस, एक ऐसा थिएटर जहां लो बजट स्लैशर और एडल्ट फिल्में दिखाई जाती थी। कई बार तो एक टिकट के प्राइस पर दो फिल्में बैक टू बैक। 2007 में रॉबर्ट रोड्रिगेज और क्वेंटिन टेरेटिनो ने इसी नाम पर एक डबल फीचर बनाया। इन्हें श्रद्धांजलि देते हुए दो फिल्में और साथ में कुछ फेक ट्रेलर्स। उनमें से एक फेक ट्रेलर था होबो विद अ शॉटगन, और 2011 में इसी फेक ट्रेलर पर आई एक फीचर फिल्म होबो विद अ शॉटगन। अमेरिका में होबो एक ऐसे बंजारे को कहते हैं जो छोटे मोटे काम करके अपना पेट भर लेता है। कहानी की शुरुआत ऐसे ही एक होबो से होती है जो एक नए शहर में पहुंचता है, एक स्वर्ग जैसे नरक में, जहां गंदगी और चोरी चकारी आम बात है। पैसे के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। होबो को भी आते ही काम का ऑफर आ जाता है। $10 के लिए स्ट्रीट पर मारपीट। होबो कचरा छान रहा होता है जब एक चिल्लाता हुआ आदमी उस गली में दाखिल होता है। उसके गले में गटर का ढक्कन पड़ा हुआ है। उसके विनती करने पर भी कोई उसकी मदद नहीं करता, और तभी उसके पीछे पीछे एक सफेद गाड़ी आती है। आदमी अब मदद के लिए होबो की तरफ दौड़ता है, जो उससे नजरें चुराकर दूसरी दिशा में दौड़ने लगता है। तभी एक काली गाड़ी आके उसकी ट्रॉली को ठोक देती है, जिसमें से सफेद सूट में एक आदमी निकलता है, जो बंधे हुए आदमी को अपना भाई बताता है। सफेद गाड़ी में से उसके भतीजे निकलते हैं, जिन्हें उसने बचपन में अपनी गोदी में खिलाया था। अब वो उसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। चाचा का नाम लोगन होता है। उसका भाई ड्रेक उसे कहता है कि आज का वो लकी कंटेस्टेंट है। एक गटर का ढक्कन खोला जाता है और लोगन को उसमें फेंक दिया जाता है। आइवन वहाँ खड़े सभी लोगों को कहता है कि उनमें से कोई भी अपनी आंखें नहीं बंद करेगा और इस शो को एंजॉय करेगा। होबो भी चुपचाप एक पेड़ के पीछे हो लेता है, और इवान के ललकारने पर सभी सहमे हुए लोग यही करते हैं। लोगन उन लोगों से कुछ करने को कहता है तो ड्रेक उसके मुंह में अपना जूता डाल देता है। लोगन अपने भाई से रहम की भीख मांगता है। ड्रेक कहता है कि रहम जैसा शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं है, और ये कहकर वो अपने भाई के गले में एक कांटे वाली तार डाल देता है। और इसके बाद वो अपने बेटे स्लिक को कहता है कि वो गाड़ी को पीछे ले। गाड़ी के पीछे जाते ही रस्सी खींचती है और लोगन का गला धड़ से अलग हो जाता है। ड्रेक के साथ आई उसकी गर्लफ्रेंड खून की बारिश में नहाने लगती है। ड्रेक अपने भाई के गले को स्लीक की गाड़ी के आगे लगा देता है और वहां उपस्थित लोगों से कहता है कि अगली बार शायद उनमें से कोई लकी कंटेस्टेंट होगा। थोड़ी ही देर में भीड़ भी तितर बितर हो जाती है और होबो अपनी गिरी हुई ट्रॉली की तरफ बढ़ता है। वहां से भागते हुए वो सीधा जाकर एक पॉन शॉप के आगे ही रुकता है, जहां की खिड़की से वो अंदर एक लॉन मूवर देखता है, जिसकी कीमत होती है लगभग $50। वो शायद लॉन मूविंग का काम करके कुछ पैसे कमाने चाहता है, लेकिन उसके पास लॉन मूवर खरीदने के पैसे नहीं होते। अमेरिका में भीख मांगने के लिए साइन बोर्ड बनाया जाता है। होबो भी एक साइन बोर्ड बनाता है रहम के लिए, लेकिन उसे लगता है ये कुछ ज्यादा ही हो गया। आखिरकार वो एक बोर्ड बना ही लेता है जिस पर लिखा होता है कि वो थक गया है और लॉन मूवर खरीदने के लिए भीख मांग रहा है। कुछ ही देर में आते जाते हुए लोग उस पर सिक्के उछालकर निकलने लगते हैं, और फिर एक पंक्स की टोली उसके साइन बोर्ड पर थूक कर निकल जाती है। वो साइन बोर्ड को उठाकर जला देता है, जमा किए हुए सिक्कों को एक जुराब में बांध लेता है, और तभी उसे स्लिक की गाड़ी एक बार फिर से नजर आती है। वो उसके पीछे पीछे ड्रेक के नाइट क्लब में दाखिल हो जाता है, जहां पंक्स पहले से ही उड़दम मचा रहे होते हैं। अंदर मौत का घिनौना खेल चल रहा होता है, जहां क्रैश कार्स के जरिए लोगों की खोपड़ियां फोड़ी जा रही होती हैं। उसका भाई इवान एक हथौड़े से लोगों के पैर तोड़ रहा होता है। क्लब में और अंदर जाने पर स्लिक की नजर ओटिस नाम के लड़के पर पड़ती है। ओटिस को स्लिक के पैसे लौटाने हैं। ओटिस कहता है कि वो अपनी माँ से अलाउंस मांग के उसे पैसे जल्दी दे देगा। स्लिक ये सुनकर खुश नहीं होता। एक लड़की कहती है कि ओटिस एक बच्चा है, स्लिक को उसे छोड़ देना चाहिए। स्लिक कहता है कि एक बार वो ओटिस का हिसाब कर ले, फिर वो उससे बात करेगा। स्लिक ओटिस का हाथ तोड़ देता है। ओटिस दर्द से कहराने लगता है। उसकी चीख सुनकर स्लिक उसका मुंह कोकीन के ढेर पे दे मारता है, जिसे सुनकर ओटिस पागलों की तरह हंसने लगता है। ओटिस के हटते ही वहां खड़े बहुत से लोग उस कोकीन के ढेर पर कूद पड़ते हैं। होबो दूर खड़ा चुपचाप ये सब देखता रहता है। ओटिस के बाद अब नंबर लगता है उस लड़की का। स्लिक उससे पूछता है कि क्या उसे देखकर उसे डर लगता है। वो लड़की एक कॉलगर होती है और वो कहती है कि वो किसी से नहीं डरती। वो लड़की स्लिक को क्लब के पीछे की एक गली में ले जाती है। होबो भी उनके पीछे चला जाता है। तभी एक दरवाजा खुलता है और एक गाड़ी आकर खड़ी होती है। लड़की गाड़ी को देख के घबरा जाती है। स्लिक कहता है कि उसे उसके साथ चलना होगा, लेकिन तभी होबो उनके रास्ते में आ जाता है। स्लिक अपना चाकू निकाल लेता है। होबो टस से मस नहीं होता। उसके आगे बढ़ते ही होबो अपने सिक्कों से भरी हुई जुराब उसके मुंह पे दे मारता है।
और फिर वो उस लड़की से पूछता है क्या वो जानती है कि स्लिक कौन है। लड़की वहां से निकल लेती है और होबो स्लिक को अपने कंधे पर उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां जाकर वो पुलिस चीफ से मिलना चाहता है और थोड़ी ही देर में पुलिस चीफ उससे मिलने भी आ जाता है। कमरे में दाखिल होते ही पुलिस चीफ कहता है कि उसने पहले उसे शहर में नहीं देखा, लगता है वो ट्रेन से नया नया उतरा है। चीफ कहता है कि उसे पता चला है कि वो एक नौजवान को लेकर स्टेशन आया है। होबो कहता है कि उसके शहर में गंदगी बहुत फैल गई है। होबो कहता है कि जिस तरह की गंदगी उसके शहर में है उसने कहीं और नहीं देखी। चीफ कहता है कि इस बात पर वो उसके साथ बहस नहीं कर सकता, शहर का सच में बुरा हाल है। शहर में कोई भी ड्रेक के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता। होबो कहता है उसे स्लिक के साथ शुरुआत करनी चाहिए। चीफ उठता है और उससे पूछता है कि क्या शहर में किसी ने उसका स्वागत किया है। होबो कहता है उसका स्वागत कहीं भी नहीं किया जाता। अब चीफ बंदूक निकालकर उसका शहर में स्वागत करता है। इसी के साथ इवान और स्लिक भी कमरे में दाखिल हो जाते हैं और वहां पुलिस स्टेशन के अंदर ही स्लिक अपना चाकू एक बार फिर से निकाल लेता है और अपने चाकू से होबो की छाती पर कुछ लिखने लगता है। इसके बाद वो उसे उठाकर एक कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। चीफ हंसते हुए कहता है कि अब वो अपने सही ठिकाने पर पहुंच गया है। क्लब वाली कॉल गर्ल अपने एक क्लाइंट के साथ बिजनेस डिस्कस कर रही होती है जब होबो लड़खड़ाता हुआ वहां आकर उस पर गिर जाता है। होबो को देखकर क्लाइंट भाग जाता है। स्लिक ने होबो की छाती पर कचरा लिखा होता है। होबो लड़की से मदद मांगता है। वो लड़की उसे उठाकर अपने घर ले जाती है। वो लड़की से शराब मांगता है और लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है। लड़की के टेबल पर एक खाली फोटो फ्रेम रखा होता है। लड़की कहती है कि उसके पास उस फ्रेम में रखने के लिए कोई भी सुनहरी याद नहीं है और फिर वो उसी शराब से उसके घावों को साफ करने लगती है। होबो कहता है कि वो उसे एक समझदार लड़की लगती है जिसे शायद एक टीचर होना चाहिए था। लड़की कहती है कि शायद वो शहर में नया आया है, वो एक कॉल गर्ल है। लड़की का नाम एबी होता है। वो होबो को सोने के लिए एक कमरा देती है और ताकि उसकी बेडशीट्स गंदी ना हो उसे एक स्वेटशर्ट देती है जिस पर भालू बना होता है। सोने से पहले होबो लड़की को भालुओं के बारे में बताता है। वो बताता है कि जितना लोग समझते हैं वो उससे ज्यादा खतरनाक होते हैं। सुबह होबो एबी के उठने से पहले वहां से चला जाता है और एक बार फिर से शहर की गंदगी को देखता है। वो अपना लॉन मूवर लेने जा रहा था लेकिन रास्ते में उसे गंदगी ही गंदगी नजर आती है। रास्ते में उसे फिर से फिल्म मेकर मिलता है जो उसे इस बार $10 का ऑफर देता है। शुरुआत होती है सर पर बोतलें तोड़ने से। वो होबो से कहता है कि अगर उसे और पैसे चाहिए तो उसे और कुछ करना होगा। वो कहता है कि उसे टूटी हुई बोतल के कांच को खाना होगा। लॉन मूवर के लिए होबो ये भी करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद वो फिल्म मेकर उसे हंसने के लिए भी कहता है और आखिर में उसे फेंके हुए पैसों को अपने मुंह से उठाने के लिए कहता है। वो उसे एक अच्छा कुत्ता कहता है। उठने पर एबी को अपने खाली फोटो फ्रेम में एक भालू की तस्वीर मिलती है और थैंक यू नोट। दूसरी तरफ पैसे लेकर होबो पॉन शॉप पहुंच ही जाता है और सीधे अपने लॉन मूवर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो उस लॉन मूवर के साथ ईमानदारी से पैसे कमाना चाहता था और तभी स्टोर में 3 नकाबपोश लुटेरे घुसाते हैं। उनमें से 2 वहां खड़ी एक औरत और उसके बच्ची को बंदी बना लेते हैं और तीसरा सीधा कैशियर के पास चला जाता है। हालात को समझते हुए कैशियर टिल से पैसे निकालने लगता है। होबो अपना माथा लॉन मूवर पर टिका देता है। दुकानदार के पास जो भी होता है वो काउंटर पर फेंक देता है। लुटेरे इतने पैसों से खुश नहीं होते। अब होबो अपना चेहरा उठाता है और ऊपर रखी हुई शॉटगन की तरफ देखता है जिसकी कीमत बिल्कुल उस लॉन मूवर की जितनी होती है। लुटेरे उतावले होने लगते हैं और होबो को अब निर्णय लेना था। वो शॉटगन की तरफ जाता है। उसकी किस्मत में वो लॉन मूवर था ही नहीं। वो ईमानदारी से लॉन मूवर के साथ शहर के लोगों के बगीचे साफ करना चाहता था लेकिन मजबूरी में उसको शॉटगन की मदद से शहर की गंदगी को साफ करना पड़ रहा था। उस लुटेरे को शूट करने के बाद वो शॉटगन के पैसे दुकानदार के काउंटर पर रख देता है। उसे शहर की सफाई करनी थी और उसके लिए अब उसे एक नया यंत्र मिल गया था। बाहर निकलकर सबसे पहले फिल्म मेकर का हिसाब चुकता किया जाता है। उसने पैसे के लिए होबो को बहुत अपमानित किया था। अब होबो उसे उसी की बनाई हुई टेप को खाने के लिए कहता है। जो वीडियो उसने होबो के लिए बनाया था उसकी टेप को उसे खाना होगा। अगला नंबर लगता है एक दलाल का। अगले दिन अखबार में खबर छपती है कि होबो ने भीख मांगना छोड़ दिया है और शहर की सफाई के काम पर लग गया है, जिस काम को वो पूरी लगन के साथ कर रहा था। शहर की सफाई पूरे जोरों पर थी। नन्हे मुन्ने बच्चों के माँ बाप के लिए ये एक खुशखबरी थी और दरिंदों के लिए मौत का फरमान। न्यूज़पेपर के बाद अब होबो की खबर टीवी पर भी थी। टीवी पर यह खबर सुनते ही ड्रेक पागल हो जाता है। उसके दोनों बेटे उसके सामने बैठे होते हैं। वो स्लिक से पूछता है कि उसके साथ क्या बना। स्लिक उस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। आखिरकार उसे पता चल ही जाता है कि ये होबो का काम। वो इवान से पूछता है कि उसने अपने भाई की मदद क्यों नहीं की। वो स्लिक से कहता है कि उसे उससे ज्यादा उम्मीद थी, इवान से भी ज्यादा। वो स्लिक से कहता है कि उसे अपनी इज्जत खुद बनानी होगी, डर के जरिए।
अपने पिता की बातें सुनकर स्लिक बहुत उत्तेजित हो जाता है। वो बाहर जाकर शहर में दहशत फैलाना चाहता है, अपने नाम की दहशत। अब स्लिक का शैतानी रूप सामने आता है और वो एक ऐसी हरकत करता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। निजता की हदों को पार करते हुए वो बच्चों की स्कूल बस पर ही हमला कर देता है और इसके बाद टीवी स्टेशन जाकर इस न्यूज रिपोर्ट को प्रसारित करने वाले न्यूज रिपोर्टर को भी मार दिया जाता है। अब स्लिक टीवी पर आकर सबसे सीधी बात करने लगता है। वो बच्चों को टीवी स्क्रीन के पास बुलाता है और उन्हें दहशत का असली रूप दिखाता है। वो शहर के लोगों से कहता है कि उन सबको मिलकर होबोस को मारना होगा। अपने बेटों के बाद ड्रेक भी टीवी पर आता है और सबको कहता है कि उसे होबो का सर चाहिए और जो उसे होबो का सर लाके देगा वो उसे खुश कर देगा। इतना ही नहीं, शहर की पुलिस भी अब होबोस के पीछे पड़ जाती है। शहर की सड़कों पर होबोस का शिकार शुरू हो जाता है, मौत का नंगा नाच। अपने बच्चों की जान बचाने के लिए शहरी शैतान बन जाते हैं। एबी का क्लाइंट जो होबो को देकर भाग गया था एक बार फिर से आता है। अब हमें पता चलता है कि वो एक पुलिस वाला है। वो अपने साथी को बताता है कि घर पर बीवी की पिटाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन वो सड़क पर आज एबी की पिटाई करेगा क्योंकि एक कॉल गर्ल के साथ ऐसा किया जा सकता है। वो एबी को अपने साथ चलने के लिए कहता है जो उसे नकार देती है। ऑफिसर ये बेइज्जती सहने को तैयार नहीं है। वो एबी के पीछे दौड़ने लगता है। एबी भागकर एक वीराने में पहुंच जाती है और ऑफिसर आखिरकार उसे पकड़ ही लेता है। इससे पहले कि वो एबी को नुकसान पहुंचा सके, होबो वहां आ जाता है। ऑफिसर उसे याद दिलाता है कि वो एक पुलिस वाला है। होबो उसकी कोई भी बकवास सुनने को तैयार नहीं है। होबो एबी को टीचर बताते हुए उसकी खोपड़ी उड़ा देता है और इसके बाद भी रुकता नहीं। वीराने के बाहर पूरा शहर होबोस के शिकार में जुटा होता है। एबी कहती है कि अगर वो बाहर गया तो वो लोग उसे फाड़ देंगे और तभी उसे पुलिस ऑफिसर की लाश एक बार फिर नजर आती है। वो होबो को उस लाश के नीचे छुपाकर निकालने में कामयाब हो जाती है। एक सुरक्षित जगह पर पहुंचने पर होबो बाहर निकल आता है और तभी ओटिस की नजर उस पर पड़ जाती है। वही ओटिस जिसे स्लिक के पैसे लौटाने। घर पहुंचकर एबी होबो से पूछती है कि वो वहां से बाहर क्यों गया था। होबो कहता है लॉन मूवर लेने। उसकी बात सुनकर एबी कहती है कि वो उसकी बिजनेस पार्टनर बनना चाहेगी। क्यों ना वो दोनों उस शहर को छोड़कर कहीं चले जाएं और अपना लॉन मूविंग का बिजनेस स्टार्ट करें। ओटिस को अपनी खबर का मुआवजा मिल जाता है। आइवन और स्लिक एबी के घर की तरफ बढ़ जाते हैं। एबी सचमुच वहां से निकलने की तैयारी शुरू कर देती है। होबो जानना चाहता है कि उसे किस बात की जल्दी है। एबी कहती है कि उसे पता नहीं उसने क्या किया। पूरे शहर की पुलिस इस समय उसके पीछे होगी। होबो कहता है कि उनके पास जितना कम सामान होगा उतना अच्छा होगा और तभी उन्हें आइवान के आइस स्केट्स की आवाज सुनाई देती है जो बहुत तेजी से उनके कमरे की तरफ बढ़ रहा होता है। इससे पहले कि वो कुछ सोच सके, आइवान दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है और उसके पीछे पीछे स्लिक। होबो अपनी शॉटगन की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है जो इवान को पसंद नहीं आता। एबी कांच के टुकड़े से स्लिक का चेहरा काट देती है। इसी के साथ वो दोनों भाई पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। आइवान होबो पर लाते बरसाने लगता है। होबो आखिरकार शॉटगन तक पहुंच ही जाता है लेकिन उसे गोली चलाने का मौका नहीं मिलता। स्लिक एबी की गर्दन आरी से काटना चाहता है। आइवान के अगले हमले पर होबो टोस्टर आगे कर देता है। आइवान का आइस स्केट टोस्टर में फंस जाता है और होबो टोस्टर को ऑन कर देता है। मौका मिलते ही होबो एबी की मदद के लिए दौड़ता है। बाहर झुलसा हुआ आइवन चिल्लाने लगता है। वो स्लिक से कहता है कि दरवाजा खुलने पर वो होबो की लाश देखना चाहेगा। इसके विपरीत अंदर से होबो स्लिक पर बंदूक ताने हुए बाहर निकलता है। आइवन गाड़ी लेकर वहां से मदद के लिए निकल जाता। होबो के दिल में स्लिक के लिए रत्ती भर भी रहम नहीं होता और वो गोली चला देता है। स्लिक फोन कर अपने पिता ड्रेक को बताता है कि होबो ने उसके साथ क्या किया। ड्रेक उसे जिंदा रखने की कोशिश करता है। वो उसे सांत्वना देता है लेकिन तभी स्लिक को वो जली हुई स्कूल बस नजर आती है जो उसे लेने वहां पहुंच गई थी। स्लिक ड्रेक को गुड बाय कहकर अपनी मौत की बस पर चढ़ जाता है। होबो एबी को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है और उसके पास नष्ट करने के लिए थोड़ा भी समय नहीं है। अस्पताल में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। ड्रेक अपनी गर्लफ्रेंड से अंडरटेकर्स प्लेग को बुलाने के लिए कहता है। उसे होबो की लाश चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर्स एबी को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ अंडरटेकर्स होबो का ताबूत तैयार करने लगते हैं। डॉक्टर्स किसी भी तरह होबो को नाराज नहीं करना चाहते और वो मरती हुई एबी को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। एबी तो बच जाती है लेकिन अंडरटेकर्स ताबूत लेकर शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। आखिरकार कटी फटी एबी को होश आ जाता है। उसे होश में देखकर होबो खुश होता है और कहता है कि उसे काम पर वापस जाना होगा। तब तक अंडरटेकर्स भी अस्पताल के बाहर पहुंच जाते हैं। बाहर निकलते हुए होबो मैटरनी वार्ड के पास पहुंच जाता है और उम्मीद करता है कि वो बच्चे उसकी तरह ना बने। अ होबो विद अ शॉटगन। अंडरटेकर्स अपने रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट नहीं चाहते। वो अपने रास्ते को साफ करते हुए होबो की तरफ बढ़ने लगते हैं।
जो भी उनके रास्ते में आता है वो उसे मिटा देते हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से हॉस्पिटल में इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। एलिवे की हालत देख के होबो सतर्क हो जाता है। अंडरटेकर्स जानते हैं होबो एबी को बचाने जरूर आएगा और वो उसके कमरे में उसका इंतजार कर रहे होते हैं। होबो के हाथ लगते ही वो एबी को एक कोने में फेंक देते हैं। होबो की शॉटगन पीछे छूट जाती है। एबी के अस्पताल से निकलने से पहले दोनों अंडरटेकर होबो को ताबूत में डालकर अपने साथ ले जाते हैं। आखिरकार आइवान अपना पार्सल लेने आ ही जाता है। मौका मिलते ही होबो आइवान को स्लेज करने लगता है। आइवान कहता है कि स्लिक के जाने के बाद वो अकेला ड्रेक का उत्तराधिकारी है और वो उस शहर को बताएगा कि दहशत का दूसरा नाम आइवान है। एबी पॉन शॉप पहुंचकर होबो को बचाने की अपनी तैयारी शुरू कर देती है। पॉन शॉप के बाहर पैर रखते ही खूनी शहरी उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो उसका शिकार करने को तैयार हैं। एबी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि शहर के बेघर लोगों का घर उनकी गलियां हैं और क्योंकि वो गलियों में रहते हैं, गलियों को साफ करना उनकी जिम्मेदारी है और होबो यही कर रहा था। वो कहती है कि अगर वो चाहें तो उसे मार सकते हैं, लेकिन वो होबो की मदद करने जरूर जाएगी। होबो के हाथ लगते ही ड्रेक उसे लोगन जैसी मिसाल बनाना चाहता है। वो अपने शो की पूरी तैयारी कर लेता है। वो कहता है कि आज रात का शो सबसे स्पेशल होगा और इस शो को स्पेशल बनाया है उसके अंडरटेकर प्लेग्स ने। वो कहता है कि अब समय हो गया है उस रात के स्पेशल कंटेस्टेंट को मिलने का। होबो को बाहर निकाला जाता है और उसके गले में गटर का ढक्कन बांध दिया जाता है। होबो कहता है कि ड्रेक एक बेवकूफ है और एक बहुत ही बुरा पिता। यह सुनकर ड्रेक उसे गटर की तरफ ले जाने को कहता है। वो होबो से कहता है कि जब उस रात का खेल खत्म होगा तो वहां उपस्थित सभी लोग उससे पहले से ज्यादा डरेंगे और होबो का नामो निशान मिट जाएगा। इसी के साथ होबो को गटर में फेंक दिया जाता है। ड्रेक कहता है बहुत बातें हो गई, अब एक्शन का टाइम था और तभी उसे एक मशीन की आवाज आती है। एबी अपने नए अवतार में वहां पहुंच जाती है और ड्रेक से कहती है कि अगर वो नहीं रुका तो वो आइवन को स्लिक के पास भेज देगी। ड्रेक बंदूक निकालकर सीधा आइवन को गोली मार देता है। वो कहता है कि उसके रहने ना रहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका असली उत्तराधिकारी स्लिक जा चुका था। प्लेग एबी को पकड़ता है तो वो उस पर गोली चला देती है। उसके आर्मर के अंदर बारूद छोड़ देती है। ड्रेक दूसरे अंडरटेकर को मोटरसाइकिल चलाने को कहता है, होबो के सर को धड़ से अलग करने के लिए। एन मौके पर एबी उसकी रस्सी काट देती है। ड्रेक एबी को दबोच लेता है और उसके हाथ को उसके प्रोपेलर वाली शील्ड में डाल देता है। एबी की उंगलियों की हड्डियां नजर आने लगती हैं। एबी उन्हीं उंगलियों की हड्डी से ड्रेक में छेद करने लगती है। उसके पास काम करने के लिए अब एक ही हाथ रह जाता है, जिसकी मदद से वो होबो को गटर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। एबी के प्रोपेलर वाली शील्ड में से तेल रिस रहा होता है। बाहर निकलते ही होबो उसमें आग लगा देता है अपनी शॉटगन के साथ। प्लेग कहता है कि एबी ने उसे गटर से निकाला था, अब उसे होबो की जगह लेनी होगी। होबो कहता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो आगे बढ़े, लेकिन प्लेग पीछे मुड़कर वापस चलने लगता है। एबी होबो से कहती है कि वो उसके साथ जू जाकर भालू देखना चाहती है। होबो कहता है कि भालू जू में नहीं रहते। ड्रेक अब भी एक कीड़े की तरह जमीन पर रेंग रहा होता है। इससे पहले कि होबो इसका इंसाफ कर सके, पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस उसे चारों तरफ से घेर कर शॉटगन फेंकने को कहती है। ड्रेक कहता है कि उसने उससे बड़ा बेवकूफ आज तक नहीं देखा। वो एक ऐसे शहर को साफ करने जाता है जिसको उसकी कोई कदर नहीं। इससे पहले कि कोई कुछ भी कर सके, उस शहर के शहरी पुलिस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एबी के भाषण ने उनकी आंखें खोल दी थी। तमाम शहरी होबो को चीयर करने लगते हैं। आखिरकार होबो ड्रेक की खोपड़ी उड़ा देता है और उसके गोली चलाते ही चारों तरफ से गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है। पुलिस होबो पर गोलियां चलाती है और शहरी पुलिस पर। होबो अपनी शॉटगन के साथ जमीन पर पड़ा होता है और वहां से एक ट्रेन गुजरती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।